नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद #AK सर में। आइए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 2016 में हुआ था उस पेपर को डिस्कस करते हैं। लास्ट एपिसोड में 10 सवाल हमने कर लिए थे, 10 क्वेश्चंस। आज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, पढ़िए। वीडियो को करिए पॉज, 2 मिनट का लीजिएगा समय और कोशिश करेगा इस सवाल को बनाने की, फिर हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, करते हैं डिस्कस। सवाल है आपकी ज्योमेट्री का, ज्यामिति का। सवाल कहता है दोस्तों, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक क्या है? त्रिभुज। हमारे पास क्या है दोस्तों? एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम दिया है दोस्तों ट्राइंगल ए, बी और सी। ट्राइंगल कैसी है दोस्तों? ए, बी और सी। इसने कहा एक ट्राइंगल है ए बी सी। उस ए बी सी ट्राइंगल में इस बी सी के पैरेलल इसने कहा या ना कहा, हम बनाएंगे। क्या कहा इसने? डी और ई, और उसके साथ साथ फिर इसने कहा एफ और जी। दो लाइन किस पर हैं? ये लाइन है आपकी ए बी भुजा पर। ये पॉइंट जो है ये होगा आपका ए बी भुजा पर काटेंगी, और किस पर काटेंगी दोस्तों? ए सी पर। यानी कि ए बी और ए सी भुजा पर आपने क्या पॉइंट बना दिए? डी, ई, एफ और जी बना दीजिए। डी और ई एक लाइन है कुछ ऐसी, यहाँ पर डी बना दिया, यहाँ पर क्या बना दिया दोस्तों? ई। यहाँ पर मैंने बना दिया एफ, और यहाँ पर मैंने बना दिया दोस्तों जी। क्या बना दिया दोस्तों? जी। अब इसने कहा ए बी सी ट्राइंगल है। ए बी सी ट्राइंगल में जिस ए बी लाइन को बात करूँगा मैं, डी और ई, ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस दिस दिस, यानी कि ये वाली लेंथ आपकी, ये वाली लेंथ आपकी और ये वाली लेंथ आपकी बराबर होगी। यहाँ पर भी ये लेंथ और ये लेंथ आपकी क्या है दोस्तों? बराबर है। अगर लेंथ बराबर है तो अब मैं इनको क्या कर देता हूँ? इन पॉइंट्स को मैं कर देता हूँ दोस्तों ज्वाइन। डी और ई पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एफ और जी पॉइंट को मैंने क्या कर दिया दोस्तों? ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मुझे 3 ट्राइंगल नज़र आएंगे। 3 ट्राइंगल। सवाल कहता है डी, ई, एफ और जी। डी, ई, एफ और जी, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज, जो मैंने यहाँ पर शेड कर दिया, शेडिड जो आपके पास रीजन है, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। इस डी, ई, एफ, जी का आपको निकालना है एरिया। जब भी ट्राइंगल हो, एरिया की बात हो, लाइंस यहाँ पर डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, तो ये तीनों लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। पैरेलल लाइंस जब भी आ जाए दोस्तों, हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे कैसा? सिमिलरिटी का। हम कैसा यूज़ करेंगे दोस्तों? सिमिलरिटी का। समरूपता, हिंदी में बोलते हैं समरूपता। अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल्स की बात करता हूँ कि ट्राइंगल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे एक ट्राइंगल तो सबसे बड़ी वाली त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। फिर मैं ट्राइंगल की बात करूँगा दोस्तों ए डी ई। ए डी ई भी आपके पास क्या है? एक ट्राइंगल है। फिर आप कहेंगे ए एफ जी भी आपके पास क्या है दोस्तों? ट्राइंगल है। मैंने क्या कहा? इस त्रिभुज में आप 3 ट्राइंगल देख पाएंगे, ए डी ई, ए एफ जी और ए बी सी। ये लाइंस हमने पैरेलल बता दिया दोस्तों। जो भी है डी, ई, एफ, जी और बी सी पैरेलल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट हैं इन साइड्स पर, ये इंटरसेप्ट्स आपके इक्वल दे रखे हैं। ए डी, डी एफ और एफ बी तीनों इक्वल हैं, तो ये लाइंस हो गई पैरेलल। तो पैरेलल होने के कारण मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो तीनों ट्राइंगल हैं, ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। ट्राइंगल क्या हो जाएंगे दोस्तों? सिमिलर हो जाएंगी। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो मैं कुछ ऐसा लूँगा। मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई मैंने लिखा। इसका रेशियो लूँगा मैं किसके साथ? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, ए बी सी का।
इस ट्राइंगल का कंप्लीट बड़े वाले ट्राइंगल के साथ मैंने लिया दोस्तों रेशियो। अब सिमिलरिटी कहती है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लेंगे ये हमेशा जो साइड्स हैं उनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है, उनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। अब आप ADE की बात करें तो मैं अगर AD का स्क्वायर यहाँ पर लेता हूँ दोस्तों, AD का स्क्वायर, तो मैं रेशियो ABC में कौन सी साइड का लूँगा दोस्तों, AB का लूँगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड ये है तो इसके सामने वाली साइड क्या है दोस्तों, AB है। यानी कि मैं रेशियो ले लूँगा दोस्तों AD/AB का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए जब तीनों इंटरसेप्ट इक्वल हैं तो क्या इस AD को यहाँ पर स्क्वायर हटा देते हैं क्योंकि हमने ऊपर लगा रखा है दोस्तों। अब मुझे बताइए AD की वैल्यू क्या रेशियो में 1 है? अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और आप कहेंगे AB आपके पास क्या बन जाएगा दोस्तों, 3 बन जाएगा। यानी कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आप कहेंगे क्या बन जाएगा, 1:9, 1:9। बिल्कुल सेम इसी प्रकार मैं दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं AFG अपॉन लेता हूँ दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, ABC का ही। तो अब मैं अगर इन दोनों का रेशियो लूँ तो आप कहेंगे AFG और ABC की साइड्स का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर दें, तो आप कहेंगे AF की वैल्यू 2 यूनिट बन जाएगी और AB की वैल्यू आपको पता ही है 3 बन जाएगी, यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका ओपन कर देते हैं, ये क्या बनेगा दोस्तों, 4/9। क्या बन जाएगा रेशियो, 4/9। अब आप कहेंगे इस ट्राइंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है तो ABC की ट्राइंगल जो भी है उसका रेशियो है अगर 1 एरिया तो इसका एरिया 9 बन जाएगा। अगर ABC का एरिया 9 है तो AFG का एरिया क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 बन जाएगा। इन तीनों ट्राइंगल्स का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं दोस्तों, AFG, ट्राइंगल AFG, और ट्राइंगल ले रहे हैं दोस्तों ABC, और ट्राइंगल ले रहे हैं हम ABC। आपने कहा इन दोनों का रेशियो था 1:9, इन दोनों का रेशियो था 4:9, यानी कि आप कहेंगे इस ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट है, इस ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट है, इस ट्राइंगल का एरिया 9 यूनिट है। लेकिन सवाल में कहा जो ABC ट्राइंगल है, त्रिभुज ABC है, इसका एरिया 9 नहीं है, कितना है, 63। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 63 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे दोस्तों क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। अब आपने कहा AFG ट्राइंगल का एरिया है 4 यूनिट और इस ट्राइंगल का एरिया है 1 यूनिट, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या 3 यूनिट बन जाएगा। मैंने क्या कहा दोस्तों, इस ट्राइंगल का एरिया आपने कहा 1 यूनिट है, इस कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट है, इस 4 में से 1 को घटा देंगे तो ये एरिया शेडेड कितना आ जाएगा, 3, और 1 यूनिट की वैल्यू आप कहते हैं दोस्तों 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बन जाएगा दोस्तों, 21। इस मेथड से आप किसी भी पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आपके पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं। अगर पूछता कि FG BC का बता दीजिए तो आप क्या कहेंगे, टोटल एरिया 9 में से कितने को घटा देंगे, 4, 5 यूनिट का एरिया कितना बन जाता, 7 के हिसाब से 35 बन जाता। 1 का पूछता ADE का ट्राइंगल तो एरिया आप कहते थे 7। यानी कि इस मेथड से कहीं पर भी कुछ भी एरिया आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। उम्मीद है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपकी स्क्रीन पे। आइए दोस्तों सवाल करते हैं। सवाल ने कहा दोस्तों
किसी वस्तु को अंकित मूल्य कितने रुपए से कर दिया दोस्तों? 320 से। सवाल कहता है कि जो आपका MRP है, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है दोस्तों, वो कितना कर दिया? 320 रुपये। अब इसने कहा कि अगर 320 रुपये अंकित कर दिया जाए और 10% की छूट प्रदान कर दी जाए, कितने प्रतिशत की दोस्तों? 10% की छूट प्रदान कर दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ हो जाता है। 320 रुपये की कोई वस्तु है जिसका MRP है, अगर वस्तु पर 10% की छूट प्रदान कर दी जाए और 20% का लाभ हो जाता है, किसको? दुकानदार को। सवाल ने कहा क्रय मूल्य ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। तो आप सभी जानते हैं जो भी डिस्काउंट होगा, जो भी छूट होगी, जो भी बट्टा प्रदान होगा, वो हमेशा किस मूल्य पर किया जाता है? MRP पे किया जाता है, अंकित मूल्य पर किया जाता है। यानी कि आप 320 पर कितने प्रतिशत की छूट देंगे दोस्तों? 10% की। अब आप जानते हैं 10%, एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 320 रुपये पर आपने 32 रुपये की छूट प्रदान कर दी, यानी कि वस्तु को आप क्या 288 रुपये में बेच पाएंगे? हाँ है ना। यानी कि वस्तु को आपने कितने रुपये में बेचेंगे दोस्तों? 288 में। ये आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब सवाल ने कहा कि कॉस्ट प्राइस निकालिए, क्रय मूल्य निकालिए। अब मुझे बताइए, क्या हम CP को 100% अज्यूम किया करते हैं? हम CP को क्या अज्यूम किया करते हैं दोस्तों? 100%। जो भी अंकित मूल्य है, जो भी क्रय मूल्य है, जो भी विक्रय मूल्य है, हर एक नंबर अपने आप में होता है दोस्तों 100%। तो हम CP को लिया करते हैं 100%। अब इसने कहा 10% की छूट प्रदान करने के बाद उसे 20% का लाभ हुआ। अगर 100% अंकित मूल्य है, इस पर आप 20% का लाभ लेंगे तो क्या आपके पास सेलिंग प्राइस 120% बन जाएगा दोस्तों? हाँ है ना। आपने क्या कहा दोस्तों? सेलिंग प्राइस आपके पास 120% है। अमाउंट की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो आप अमाउंट कहते हैं 288 रुपीज़, यानी कि आप कुछ ऐसा कह सकते हैं 120% की वैल्यू 288। सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा कॉस्ट प्राइस निकालिए, यानी कि 100% की वैल्यू निकालिए। तो आप कहेंगे क्या? 288 अपॉन क्या कर देंगे? 120% और इनटू क्या कर देंगे? 100%। इस परसेंट से इस परसेंट को काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा आपका 12 गुना 2 4, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा दोस्तों? 240 रुपीज़। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 240 रुपये। उम्मीद है दोस्तों ये कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, पढ़िए। सवाल ने कहा दोस्तों, किसी वस्तु पर आपने या किसी टेबल पर आपने कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया दोस्तों? 10% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया दोस्तों? 10% का। अब इसने कहा कि अगर 5% कम में आप खरीदते, अगर 5% कम में आप खरीदते और 7 रुपये अधिक में बेच देते, 7 रुपये अधिक में बेच देते, तो आपको क्या मिल जाता? तो आपको क्या मिल जाता? सवाल देख लेता हूं मैं। तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ मिल पाता? 20% का आपको लाभ मिल पाता। सवाल ने कहा कि कितने परसेंट से, सवाल ने क्या कहा है दोस्तों? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सवाल ने कहा कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल ने कहा है दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। सवाल ने कहा दोस्तों कि CP को आप क्या मान लेते हैं? या 100% मान लेते हैं या 100 रुपये मान लेते हैं? अगर मैं कहूँ 100 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस है, इस पर आपने 10% का लाभ ले लिया, तो आप कहेंगे 110 रुपये में बेच देंगे। अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है दोस्तों, उस पर 10% का लाभ लेंगे, तो क्या आपके पास विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 110 बन जाएगा?
अब आप कहते हैं कि अगर इसे 5 रुपये में कम खरीद पाता, सॉरी रुपये में नहीं, 5% कम खरीद पाता, अगर 5% कम में खरीद पाते तो 100 का 5% क्या कहेंगे आप, 100 का 5% तो 5 ही बनेगा, यानी कि अब जो सीपी बन जाएगा वो आपका सीपी कितना बन जाएगा दोस्तों, 95। अगर 95 है तो सवाल कहता है आज आपको 20% का लाभ मिला है, 20% का लाभ मिला तो आप कहेंगे 10% 9.5, 20% कितना बन जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा 20%, 19 बन जाएगा, 20% क्या बन जाएगा 19, यानी कि 95 पर अगर 19 रुपये का लाभ आप लेंगे तो क्या वस्तु को 114 रुपये में बेच पाएंगे, हाँ है ना। इसने क्या कहा दोस्तों, 5% कम में खरीदते, 5% कम में खरीदते तो आप क्या वस्तु को 95 रुपये में खरीद पाते। अगर 20% लाभ कमाते तो क्या वस्तु को आप 114 रुपये में बेच पाते। आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे पहले वस्तु को 110 रुपये में खरीदा, सॉरी बेच दिया, आज वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया दोस्तों, 114 रुपये में, यानी कि आपने आज कितने रुपए ज़्यादा में बेच दिया, 4 रुपये ज़्यादा में बेच दिया। सवाल ने कहा दोस्तों 4 रुपये नहीं, कितने रुपए ज़्यादा में बेच दिया, 7 रुपये ज़्यादा में बेच दिया। यानी कि सवाल ने क्या कहा था, जब 7 रुपये अधिक में बेचता हूँ तब 20% का लाभ मिला। आपने कहा कि 4 रुपये अधिक बेचा, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 7, अगर मैं कहूँ 1 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए, आप कहेंगे 1.75। सवाल ने कहा सीपी बताइए, सीपी की वैल्यू आपने ली थी 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा दोस्तों, 175। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल इसने कहा, पी कोई व्यक्ति है, वह वस्तु को 1600 रुपये में खरीदता है, वह वस्तु को 1600 रुपये में क्या करता है दोस्तों, खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। अब 1600 में खरीद के उसने कहा 10% प्रॉफिट पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, बेच दिया। 10% किस पर बेच दिया, प्रॉफिट पर। अगर वह वस्तु को 1840 रुपये में बेचते, वह वस्तु को 1840 रुपये में बेचे तो जो प्रतिशत का प्रॉफिट इंक्रीमेंट किया उसने दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वस्तु को सेलिंग प्राइस पहले 10% था, अब आपने 1840 में बेचा तो इसने कहा कितने % अधिक आपने लाभ कमाया। तो आप कुछ ऐसा कहते हैं दोस्तों, सीपी की वैल्यू आपने कहा 1600, सीपी की वैल्यू आपने क्या कहा दोस्तों, 1600। अब इस वस्तु को, किसी वस्तु को आपने 10% लाभ पर बेचा तो आप क्या कहेंगे, अच्छा 1600 आपका कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य है, 1600 का 10% मुझे अधिक मिलेगा। 1600 का 10% कितना बन जाएगा दोस्तों, 160 रुपये, यानी कि 1600 रुपये की वस्तु पर अगर 10% का लाभ कमाएंगे तो वस्तु को क्या आप 1760 रुपये में बेच देंगे दोस्तों, यानी कि आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 1760। अब आप ये भी जानते हैं कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, आप ये भी जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों, 100% और 10% का प्रॉफिट। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ कि जो आपका सेलिंग प्राइस परसेंट में बनेगा वो 110% बन जाएगा दोस्तों, हाँ है ना। आपने क्या कहा, सेलिंग प्राइस आपका 1760 रुपये है, 100% सीपी, 10% लाभ, प्रतिशत में सेलिंग प्राइस 110%, यानी कि इस कंप्लीट बात को आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जो आपके पास 110% है दोस्तों, जो आपके पास 110% है, इसकी वैल्यू रुपीज़ में कितनी है दोस्तों, 1760,
यानी कि 1760 रुपये में आपने बेचा तो वो सेलिंग प्राइस क्या है 110%, यानी कि 10% का लाभ मिला। सवाल ने कहा कि अगर वस्तु को 1840 रुपये में बेचते हैं, अगर वस्तु को कितने रुपए में बेचते हैं दोस्तों 1840 में, तो आप बताइए प्रॉफिट परसेंट कितने से बढ़ा। तो प्रॉफिट परसेंट तभी बता पाएंगे, पहले आप ये बता पाएँ 1840 रुपये में बेचा तो आपको कितने परसेंट का लाभ हुआ, हाँ है ना। आप कहते हैं 1760 यूनिट की वैल्यू 110%, 1840 की बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों 110% अपॉन क्या करेंगे दोस्तों 1760 और 1840 के लिए 1840 कर देंगे दोस्तों। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, ये 11 पे कटेगा, 1 पे जाएगा और फिर कितने पे जाएगा दोस्तों 6 पे जाएगा, और ये भी जाएगा किस पर 1 पे जा रहा है, फिर 1 पे जाएगा और 15 पे। यानी कि आप क्या कहेंगे, जब आपने वस्तु को 1840 रुपये में बेचा दोस्तों, तो आपके पास जो ये परसेंट निकल के आएगा, क्या ये भी सेलिंग प्राइस था, क्या ये भी सेलिंग प्राइस था, तो क्या ये भी आपके पास सेलिंग प्राइस बन जाएगा 115%। यानी कि 115% में 100% आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा और 15% आपने क्या लिया होगा दोस्तों प्रॉफिट लिया होगा। यही कहेंगे, जैसे आपने कहा 100% आपका सीपी था, 10% का लाभ लिया, तब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 110% बना था। 115% का मतलब 100% सीपी, 15% प्रॉफिट। आपने अब कुछ ऐसा कहा, पहले आपको 10% का लाभ था, आज आपको 15% का लाभ है दोस्तों। सवाल कहता है जो परसेंट प्रॉफिट है वो कितने से बढ़ा, पहले 10% लाभ था, अब आपको 15% लाभ है, तो आप क्या ऐसा कह देंगे आज मुझे 5% का इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, किसमें प्रॉफिट में। सवाल ने यही कहा था दोस्तों, प्रतिशत इंक्रीमेंट बताइए प्रॉफिट में, आपका आंसर बन जाएगा 5%। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। देखिए दोस्तों अगली क्वेश्चन में इसने कहा एक लैडर है, एक सीढ़ी, उसको बिल्कुल वर्टिकल दीवार के साथ हमने ऐसे टेढ़ा खड़ा कर दिया। कैसे कर दिया दोस्तों, एक बिल्कुल सीधी दीवार होती है हमारी घर में, हम अक्सर देखते हैं। इस पर अगर मैं इस प्रकार से इस सीढ़ी को खड़ा कर दूंगा तो ये ज़मीन के साथ कोई ना कोई कोण जरूर बनाएगी ज़मीन के साथ। तो यही कहा कि लैडर की जो लंबाई है वो 20 मीटर है, तो आप बताइए जो हमारी दीवार है उस दीवार को कितनी ऊंचाई पर उस सीढ़ी ने टच किया। यानी कि ये कुछ ऐसे कहना चाहता है, मैंने यहाँ पर बना दिया कोई दीवार, ये आपकी कोई दीवार है दोस्तों, ये दीवार बिल्कुल ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जब आप घर बनाते हैं तो मेजरमेंट भी जो मिस्त्री हुआ करता है वो ऐसे ही करता है कि बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी दीवार ग्राउंड के साथ चले। और इसने भी कहा कि जो ये आपके पास दीवार है ये वर्टिकल है। कैसी है दोस्तों, वर्टिकल। अब इसने कहा कि इस दीवार के साथ मैंने एक सीढ़ी को कुछ इस प्रकार से खड़ा कर दिया। किस प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसा। यानी कि ये सीढ़ी इस दीवार को कहाँ पर टच करेगी, इस पॉइंट पर टच करेगी। इसने कहा कि जो सीढ़ी की लंबाई है, ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 20 मीटर है। और ये जो सीढ़ी है, लैडर है, ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा गया कि ये वाली हाइट आप बता दीजिए, ये वाली h जो मैंने नोट की, ये h आप बता दीजिए। आप जानते हैं ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये वाला कोण क्या 60 डिग्री बन जाएगा। अब 30, 60 और 90 तो एक बहुत ही सिंपल ट्रायंगल हुआ करती है। 30 के सामने वाली भुजा को मैं मान लेता हूँ 1, 60 के सामने वाली भुजा को मैं मान लेता हूँ 3। इस प्रकार से 90 के सामने वाली भुजा आपकी क्या बन जाएगी दोस्तों, 2 यूनिट।
ये आपकी होती है 1 यूनिट, ये आपकी होती है √3 यूनिट, तो ये आपकी क्या बन जाएगी 2 यूनिट। इसने कहा 2 की वैल्यू 20 मीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों 10 मीटर। यहाँ पर आपके पास एक ही यूनिट है, यानी कि हाइट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कह देंगे क्या 10 मीटर, यानी कि ज़मीन से ऊपर 10 मीटर की ऊंचाई पे इस लैडर ने इस वाल को टच किया होगा। यही आपसे सवाल पूछा गया था, आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। इस बार इसने क्या कहा दोस्तों, इस बार इसने कहा कि आपके पास 2 पोल हैं, 2 खंबे हैं, उन दोनों खंभों की लंबाई अलग अलग है, जो ज़मीन के साथ इस बार फिर से कैसे हैं दोस्तों वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़े हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, यानी कि एक ये पोल है और एक ये पोल है। इस पोल की लंबाई बड़ा है तो हम मान लेते हैं 20 मीटर, और इस पोल की लंबाई हमने मान ली दोस्तों 15 मीटर। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की दूरी, यानी कि ज़मीनी, अगर मैं दूरी की बात करता हूँ, जो ज़मीनी सतह से इन दोनों खंभों के बीच की दूरी है दोस्तों, वो इस सवाल ने कहा क्या है 12 मीटर। वो क्या है दोस्तों 12 मीटर। सवाल ने कहा कि इनके टॉप के बीच की दूरी आप बता दीजिए, इनके टॉप के बीच की दूरी बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्ट कर दूंगा क्या दोस्तों, बिल्कुल इस पॉइंट से और इस लाइन पर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा दोस्तों। कैसा ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। जैसे ही यहाँ से मैं बिल्कुल सीधी रेखा बिल्कुल ऐसे करूँगा, वो परपेंडिकुलर जाएगी, इस पॉइंट पर काट देगी दोस्तों। यहाँ से यहाँ की दूरी 15 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी 15 रहेगी, टोटल 20। तो क्या आप केवल इतनी वाली लंबाई, जो ये मैं बार बार इसको कट कर रहा हूँ, ये वाली जो लेंथ है ये 5 बन जाएगी। जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर है तो पैरेलल हो जाएंगे, दूरी क्या ये भी 12 मीटर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण 5, 12 और 13 तो एक ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो कितने मीटर की बन जाएगी 13 मीटर की। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है टाइम एंड वर्क से। इसने कहा दोस्तों 30 आदमी या 30 पुरुष किसी काम को करने में कितने दिन का समय लेते हैं, 16 दिन का समय लेते हैं, और एक दिन में 5 घंटा काम करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूँ आप एक दिन में एक पेन को खाली कर देते हैं, आप एक पेन को एक दिन में खाली कर देते हैं, तो 2 दिन में 2 पेन खाली कर देंगे, हाँ है ना। अगर अब मैं आपको कहूँ आप एक दिन में 5 वर्क काम करते हैं, 5 यूनिट या कुछ भी करते हैं, आप एक दिन में 5 पेज पढ़ते हैं, तो ये 5 पेज पढ़ना भी एक काम है। अगर एक दिन में 5 पेज पढ़ेंगे तो 2 दिन में आप 10 पेज पढ़ेंगे, यानी कि 2 दिन का जो काम है वो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। बिल्कुल सेम बात है। इसने कहा कि 30 मैन हैं, मैन कितने हैं दोस्तों 30 हैं, एक दिन में कितने घंटे का काम करते हैं, 5 घंटे का काम करते हैं। इस प्रकार से कुल उसने कहा कितने दिन तक काम करते हैं दोस्तों, काम करते हैं कितने दिन तक, 16 दिन तक। अब उसने कहा कि 40 पुरुष को अगर मैं काम पर लगा दूं, कितने पुरुष को काम पर लगा दूं दोस्तों, 40 पुरुष को, जो कि 6 घंटे काम करते हैं, तो कुल कितने दिन में काम करेंगे। बस आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और सबके बीच में क्या कर दीजिएगा दोस्तों मल्टीप्लाई। 6 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 8 पे, 8 से जाएगा 2 पे, यानी कि आंसर आ जाएगा दोस्तों कितने 10 डेज। यानी कि अगर 40 व्यक्ति काम पर लगेंगे और एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं, तो वो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे दोस्तों, 10 दिन में। ऐसा क्यों होता है अभी बताता हूँ।
मैंने अभी कहा अगर एक दिन में 5 पेज पढ़ते हैं तो आप 2 दिन में 10 पेज पढ़ते हैं, यानी कि 30 पुरुष अगर 5 घंटे काम करेंगे तो कुल कितना काम कर देंगे, 150 यूनिट काम करेंगे। अब आपने कहा कि टोटल वर्क कितना है, ये 150 काम तो एक दिन का हो गया। इस प्रकार से इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, 16 दिन तक, यानी कि टोटल काम तो 30 गुना 5 गुना 16 कर देंगे। अब जो काम इन लोगों ने किया बिल्कुल सेम काम ही, इतना ही काम करवाना है। किन से करवाना है दोस्तों, 40 पुरुष से जो कि 6 घंटा काम करते हैं, मुझे दिन निकालने हैं। तो यही एक्चुअल में मैं इनको डिवाइड ही तो कर रहा हूँ, 40 गुना 6, तो ये काट के क्या देगा, डेज की वैल्यू आपको देगा दोस्तों 10 डेज। उम्मीद है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस करते हैं कंप्लीट सेट की तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर की आपकी रिवीजन हो जाती है। हमने देखो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, हर एक कंसेप्ट आपका रिवाइज हो पा रहा है और ये प्रोसेस डेली कंटिन्यू चलेगी। आरआरबी एनटीपीसी के सभी एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे, इसके बाद एचएसएससी के भी फिनिश करेंगे, दिल्ली पुलिस के भी फिनिश करेंगे, एसएससी के भी फिनिश करेंगे और कंसेप्चुअल वीडियो साथ साथ आती रहेंगी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, पढ़िए। इस सवाल को पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन दिया गया है, डीआई। इस डाटा को पढ़िए, इस डाटा को पढ़िए और उसके बाद में 3, 4, 5 क्वेश्चंस ऐसे हर एग्जाम में डीआई के आएंगे। हर एग्जाम में कहीं कुछ कम मुश्किल आ जाएगा, कहीं कुछ बढ़िया क्वेश्चंस आ जाएंगे, कहीं लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये डिफरेंस एग्जाम्स के साथ रहता है, लेकिन डीआई हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आता है दोस्तों। कहीं पर 3 सवाल, कहीं पर 5 सवाल, कहीं पर 10-10 सवाल तक भी आते हैं। तो यहाँ पर इसने कहा दोस्तों, जो घर का खर्च हुआ करता है एक्सपेंडिचर, वो अलग अलग वैरायटीज़ में दे रखा है कि किस काम पर कितना प्रतिशत या किस काम पर कितने रुपए खर्च होते हैं अलग अलग वर्ष में, 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में और 2014 में अलग अलग काम पर अलग अलग खर्च बांट रखा है। इस डिवीज़न पर, इस डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इसने कहा जो भी डाटा आपके पास मेंशन है, ये डाटा दोस्तों 1000 में है, 1000 में है। जैसे 75 जो आपने कहा यहाँ पर कहीं लिखा, तो आप कहेंगे जो भी 75 है ये 75,000 का खर्च है। कितने का खर्च है? 75,000 का। इस डाटा को पढ़ने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन इस डाटा का लगाइए। इस सवाल को पढ़ते हैं और इस सवाल को कोशिश करिएगा दोस्तों करने की। इसने कहा दोस्तों 2014 वर्ष में, वर्ष कौन सी, 2014 में जो ईएमआई पर खर्च है, ईएमआई पे खर्च है, ये खर्च किसका पूछा गया है? मैं सवाल देख लेता हूँ। ये खर्च पूछा गया ग्रोसरी से, यानी कि 2014 में आपके पास एक प्रकार का खर्च है दोस्तों ईएमआई और एक प्रकार का खर्च इसने पूछा ग्रोसरी। इसने कहा जो ईएमआई का खर्च है ये ग्रोसरी का कितना प्रतिशत है। इसने क्या कहा दोस्तों, जो ईएमआई पर खर्च है ये ग्रोसरी का कितना प्रतिशत है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप उस क्वेश्चन पे जो डाटा आपको दिखाया था, आप देखिए 2014 में ईएमआई पर कितना खर्च है। 2014 में ईएमआई पर कितना खर्च है, तो आप कहेंगे ईएमआई पर 7.4 खर्च है और ग्रोसरी पर मैं देख लेता हूँ, ग्रोसरी पर है दोस्तों 52। ग्रोसरी पर कितना दोस्त है? 52। इसने कहा ये 7.4 है, ये 52 का कितना प्रतिशत है ये निकाल दीजिए। यानी कि प्रतिशत के लिए तो आप कर देंगे 100। इस दशमलव को काट के मैं इस 0 को ख़त्म कर दूं, ये सबसे पहले तो जाएगा दोस्तों 1 पे। ये तो हर कोई जानता है। ये किस पर जाएगा दोस्तों? 1 पे जाएगा। 1 पे जाने के बाद आप देखिए एग्जैक्ट पॉइंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। चारों ऑप्शन में 1 के बाद का जो यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट की बात ना करें, 1 के बाद जो भी डिजिट है दोस्तों वो हर जगह सेम है, वो हर जगह क्या है, सेम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 पे जाएगा तो आपको कंप्लीट आंसर निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, 14.23 या जो भी आपका ऑप्शन है वही आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर। यानी कि आपका आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों, 14 पॉइंट जो भी ऑप्शन है ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। इसी DI पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए इस सवाल को क्या कहा। इसने कहा दोस्तों वर्ष 2012 में, इसने क्या कहा, वर्ष 2012 में हाउस होल्ड खर्च बता दीजिए। हाउस होल्ड यानी कि जितने प्रकार के काम आपने किए, जिस पर खर्च किया गया, उन सब का सम्मिशन आप बता दीजिए। तो मैं आपके लिए डाटा यहाँ पर लिख देता हूँ। एक है 46, एक है आपके पास 14, एक है आपके पास 7.3 और फिर है आपके पास कितना 5.6 और एक है दोस्तों 17। यानी कि आपको कहा जो 2012 में हाउस होल्ड खर्च हैं, हाउस होल्ड खर्च तो सभी हैं, यानी कि जितना भी काम आप कर रहे हैं लेज़र पे या फिर EMI पे या फिर आप ग्रोसरी पे, वो हर प्रकार का खर्च आपका घर का खर्च कहलाएगा। यानी कि आपसे कहा गया कि कुल 2012 में कितना खर्च है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर बन जाएगा 0.9 और ये बन जाएगा आपका कितना दोस्तों 9 और 8, 89.9। ये क्या है दोस्तों, 1000, यानी कि 89.9 है। तो क्या इसको आप 89,900 बोल देंगे, यानी कि आपका ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, 89,900 रुपये आप 2012 में घर के खर्चों पर खर्च करते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसी DI बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल कहा दोस्तों इसने, जो लेज़र पे खर्च है उसकी औसत बताइए। कौन से वर्ष में कहा, जो भी आपसे कहा गया लेज़र का टोटल आप क्या बताइए, एवरेज बताइए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेज़र का जो ऐसो आराम पे आप खर्च करते हैं उसका डाटा कंप्लीट आप लिख देंगे। वो खर्च कुछ इस प्रकार से है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ डाटा क्या है। 5 और फिर है दोस्तों 6.5, फिर है दोस्तों 7.3, फिर है दोस्तों 7.9, फिर है दोस्तों 8.5। यानी कि आपके पास जो लेज़र पे खर्च है वो टोटल खर्च इन 5 वर्षों में कुछ इस प्रकार से है, 5, 6.5, 7.3, 7.9, 8.5। एवरेज के लिए कहा तो आप सबसे फर्स्ट काम जो अक्सर आप किया करते हैं 5 जमा 6.5 जमा क्या कर देंगे 7.3 जमा क्या कर देंगे 8.5 और जमा क्या कर देंगे 7.9 और अपॉन कर देंगे 5। ये तो एक मेथड हो गया कि सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, आंसर बन जाएगा कितना बन जाएगा, ये लास्ट में बनेगा 0.7। यानी कि आपकी एवरेज बन जाएगी दोस्तों 7.04। ये 1000 में है तो आपकी औसत बन जाएगी 7040। ये तो आप सिंपल एडिशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर डाटा फिर भी आसान है तो आप एडिशन भी कर सकते हैं। लेकिन आप एवरेज कैसे निकालिए मैं आपको बताता हूँ। आप एवरेज निकालिए दोस्तों। आपके पास एक डाटा था 5, एक डाटा था 6.5, एक डाटा था 7.3, एक डाटा था 7.9 और एक डाटा था 8.5। हर डाटा को आप लिखिए, आपका जो मन करे आप उसे मान लो एवरेज।
आपका जो मन करे इनमें से किसी पर भी, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है वो 5 है, सबसे बड़ी संख्या है वो 8.5, आप उन दोनों के बीच में ऐसा नंबर मानने की कोशिश करिए जहाँ से कैलकुलेशन आसान बन जाए। तो मैंने मान लिया कि एक बार के लिए मान लेता हूँ एवरेज क्या है 7। मैंने क्या कहा दोस्तों, एक बार के लिए मान लेते हैं औसत क्या है 7। जो हम एवरेज का कंसेप्ट लगाते हैं वो कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अगर एवरेज 7 है तो ये कहता है 5, यानी कि यहाँ पर कितना कम है 2 कम है तो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब इसने कहा 6.5, ये कहता है 7, इसके पास 0.5 कम है, इसके पास कितना कम है दोस्तों 0.5 कम है, ये कहेगा 0.3 ज़्यादा, ये क्या कहेगा 0.9 ज़्यादा, ये क्या कहेगा 1.5 ज़्यादा। ये टोटल 2.5 कम, ये टोटल 1.5 कम, यहाँ पर आप कहेंगे 1 कम बच जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा तो 1.2 ज़्यादा, ये 1 कम, यानी कि आपको ज़्यादा मिलेगा कितना 0.2। यानी कि औसत अगर 7 होती तो क्या आपके पास कम या ज़्यादा आ जाता, आप कहते बिल्कुल नहीं आता। यानी कि आपने कम बांट दिया तभी तो 2 ज़्यादा आना है। 0.2 ज़्यादा किस पर, 5 पर ज़्यादा आना चाहिए था 0.04। आपने एवरेज कहा 7, लेकिन 0.04 आपकी ज़्यादा होनी थी, एवरेज बन जाएगी 7.04। एवरेज 7.04,000 में है तो आपका खर्च कितना बन जाएगा दोस्तों 7,040। यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने सबने समझ लिए होंगे दोस्तों। किसी पॉइंट पर आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज फिर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। एनटीपीसी के एक सेट में 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक कंप्लीट सेट हम कल के एपिसोड तक कंप्लीट कर देंगे और फिर तीनों वीडियोस को एक साथ अवेलेबल भी करवा देंगे एक ही जगह पे प्लेलिस्ट में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।